Am I audible guys? आवाज आ रही है? चलो। सो अभी हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डिस्कशन किया। अब जरा ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए बेटा। पहला वाला तो तुम्हें 1 सेकंड में आ गया होगा, राइट? हम्म। क्या आंसर है फर्स्ट का? बी बोल रहे हो या सी बोल रहे हो? हाँ हाँ, बस बस बस, बिल्कुल सही। जिन्हें ये नहीं आया वो पड़ोसी से बोले थप्पड़ मारने को। अभी डिराइव करवाया है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। देखो, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, स्टाइल बिल्कुल एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह रहता है, राइट ना? खाली वह जब भी क्यू बोल देगा तो आप क्यू को जीरो नहीं रखना, बस। एडियाबेटिक में जीरो, यहाँ पॉलीट्रॉपिक में जीरो नहीं रख रहे हैं। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस को बेटा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखना। ऐसा कहीं पर वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ISENTROPIC लिख लेना इस चीज को। नहीं तो पता चला तुम्हें आता सब है, ये नहीं पता था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है। डन।
अब देखो इसमें डेल्टा एच पूछा है तुमसे। डेल्टा एच तुम्हारा होता है एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी T2 माइनस T1। अब इसमें देखो तुमको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट ना, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर समहाउ तुम इसमें फाइनल टेम्परेचर निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर निकलेगा कैसे, रिलेशन देखो दिया हुआ पी वी टू द पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं अच्छा वॉल्यूम दिया है तो समहाउ इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं ना, एन आर टी बाई वी वी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। तो बताइए टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आया, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आया कि नहीं आया। बताइए T2 का वैल्यू कितना आया, 300/3, 100 आ गया। बस यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, सीपी का वैल्यू 5/2 R मोनोटॉमिक दिया हुआ है, कितना आया बेटा, 1000 R आ गया। कॉपी कर लेना जिन्हें नहीं आया। इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने कर लिए, देखो तुम्हें अप्रोच भी क्लियर हो गई, कब कहाँ कैसे फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी याद आएगा तो डिराइव भी कर सकते हो। पर आप अब आप इतने केपेबल हो गए हो कि आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो है वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, अभी इसमें और पार्ट फिनिश करेंगे हम लोग। अभी रियल गैस का, जैसे मैंने बोला था, रियल गैस का भी डिस्कशन करेंगे, और प्योर सॉलिड और लिक्विड्स का भी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। अभी हमने गैसेस का डिस्कशन केवल किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करेंगे। ये सारा डिस्कशन जो अभी तक हमने किया दैट वाज थर्मोडायनामिक्स। हटा दें इसको। यस सर। हाँ, चलो अब इतना सारा डिस्कशन करने के बाद ये देखो, आप एक क्वेश्चन आप अभी करो, एक घर के लिए है, इसका डिस्कशन कर लेंगे तो ये भी आप आराम से कर पाओगे। ये इसको करो बेटा, थोड़ा चेंज किया है, हाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ये। हिंट हिंट दूं या आप खुद पहले सोचोगे। ओके ओके।
डन। चलो देखो, इसमें उसने आपको वी स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, पूछा है वर्क डन। अब वर्क डन का हमको जो फॉर्मूला पता है वो है P1 माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन M माइनस 1, राइट। तो M तो तभी पता चलेगा ना जब आपको रिलेशन इस तरह का पता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में कोई भी रिलेशन दिया हो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर उसमें से m निकाल लेंगे। चलो इधर करके देखते हैं। तो v ऐसे ही रहने देते हैं, t को केवल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे? पीवी अपॉन यहां पर एन आर टू द पावर तो ये कितना हो जाएगा बेटा? सही है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पर, m की वैल्यू 5 यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, और P1 V1 के बदले nr रख दो, nr T1। तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस कर देंगे, बिकॉज nr T2 हम चाहते हैं, nr T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, मतलब 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1। r की वैल्यू रख दो, अगर तुम्हें W जूल में चाहिए तो r की वैल्यू 8.314 रख दो। तो 2 इंटू 8.314 इंटू ये तुम्हारा 100 केल्विन अपॉन ये तुम्हारा हो जाएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3। ठीक है। ये तो मेरे पास जो आंसर दिया है वो है 2500 जूल। कितने लोगों को 2500 के आसपास आया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। इसको कॉपी कर लो जिसे नहीं आया, और बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लें, और उसका आंसर फिर बाद में आप मुझे भेजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। ऊपर वाला तो सोल्यूशन आप जरूर कॉपी कर लो बेटा, बाकी बच्चे जिन्हें नहीं आया था।
हो गया। हम्म। चलो अब डालिएगा, देखिएगा ये क्या लिखा है, रियल गैस। ठीक है, तो एक केस लेते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और रियल गैस के लिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, फॉर्मूला वही है, माइनस, और ये बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो पीडीवी, इंटीग्रल पीडीवी कर देंगे। ठीक है, कहानी सब कुछ छिपी हुई है उस प्रेशर में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, एनआरटी बाई वी लिख देते थे और इंटीग्रेट कर देते थे। बड़ा पैसा नहीं, अभी हमें रियल गैस, तो हमें रियल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और हमारे पास जो सिलेबस वाइज है तो हम लोग वैंडरवाल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो हो जाएगा P प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहां से अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी। तो प्रेशर हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है एन आर टी और v माइनस एन बी, और मैं क्या करता हूं ये अंदर ही लेता हूं सब इसको, तो ये हो जाएगा डीवी, सेपरेट कर देते ना, तो प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यहां पर भी डीवी। देखो बड़ा सही कर रहा हूं क्या, कुछ प्लस माइनस देखो मिस्टेक तो नहीं हो रही है? नहीं, सही है। सही है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेट करके बेटा फाइनल क्या आता है, एक बार तुम लोग मैथ्स लगाओ और मुझे बताओ। एनआरटी इधर तो बाहर ले लो और सीधे उसको वो करोगे तो एल एन वी माइनस एन बी हो जाएगा, फिर लिमिट लगा दोगे वी वन से वी टू, तो एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी हो जाएगा। उधर वाला ए एन स्क्वायर बाहर कर लोगे और वन अपॉन वी स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा, ऊपर जाएगा वी टू द पावर माइनस टू, नीचे आएगा तो वी टू द पावर वो माइनस वन ही बचेगा, और वन अपॉन वी लिमिट लग जाएगा वी वन से वी टू, तो ये हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन। देखो यही किया है क्या आपने? यस सर। अभी इसमें तुम लॉग रखो तो 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ नहीं। हो गया? कॉपी कर लिया बेटा?
Have you copied this? ओके अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा। अच्छा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, दिख रहा है? यस सर। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बेसिकली मतलब यू मे थिंक दैट जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट? हाँ, लेकिन इसमें क्या है, ये रियल गैस का केस है, तो इसमें ये an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है ना, दैट कम्स बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल एनर्जी के लिए। हम यहां पर लिखते हैं du इज इक्वल टू an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर dv, और इसको इंटीग्रेट करके तुमको जो है डेल्टा u का वैल्यू आएगा। ये, और एक बार तुम्हारे पास डेल्टा u आ गया तो तुम डेल्टा एच भी निकाल सकते हो, बिकॉज डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा u प्लस P2V2 माइनस P1V1। Q भी निकाल सकते हो। Q क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U माइनस W। डेल्टा U पता है, W पता है आपको, कॉपी कर लो बेटा इसको भी। ऑल्दो इस पर बेस्ड कभी कुछ आया नहीं अभी तक, लेकिन जैसा मैंने बोल रखा है कि हम कई ऐसे केसेस करते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, तो जेई में बीच बीच में चीजें आती रहती हैं इस तरह की बॉर्डर लाइन वाली। चलो हटा दें इसको। ओके, ये आप इंटीग्रेट करके रख लेना, ये नहीं कि तुमने इसी तरह छोड़ दिया, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालिए। पता चला एग्जाम में आया, तुमने घर पे कुछ किया ही नहीं था, भले ही ये याद आ रहा है सर ने कराया, बस हमसे नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा ही रैंक खराब हो जाएगा। मेरे को क्या, मैं तो बोलूंगा मेरे नोट्स में से आया था सब। चलो हो गया, हटा दें अभी। ये भी हो गया। अब लिखिएगा बेटा, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करेंगे हम लोग। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में हम सिंपल हीटिंग कूलिंग की बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे फेज चेंजेस की। फेज चेंजेस समझते हैं बेटा? सॉलिड से लिक्विड, है ना, लिक्विड से वेपर, या फिर सॉलिड टू वेपर, इस तरह के फेज चेंजेस की बात करेंगे हम लोग। अगर बाई चांस आप केवल कूलिंग या हीटिंग करते हो, जैसे मान लीजिए कि H2O लिक्विड है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, और तुम उसके H2O लिक्विड पे ही रखते हो T2 टेम्परेचर पे, तो ये जो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यहां पर जो हीट सप्लाई होगी वो सिंपली क्या लिख देंगे? NC डेल्टा T। ठीक है, NC डेल्टा T प्रोवाइडेड ये C मोलर हीट कैपेसिटी हो, या फिर इसको हम लोग लिख देंगे MC डेल्टा T अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन यूनिट यू विल बी एबल टू डिसाइड कौन सा फॉर्मूला लगाएं। यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना बड़ा, यूनिट्स अगर आपने सही से रख दी तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, चाहे हीटिंग हो कूलिंग हो, फेज जब तक सेम है यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर बाई चांस फेज चेंज होता है, मतलब इट्स लाइक H2O लिक्विड से तुम H2O गैस जाते हो, तो हाँ, इसमें केयरफुल रहना है। ये फेज चेंज जब हो रहा होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
फेज चेंज जब हो रहा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे जो एनर्जी दी जाती है वो किस टाइप का फेज चेंज होता है उसके हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए तुमने क्यू हीट सप्लाई की फॉर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर आपने लिक्विड टू गैस कन्वर्जन किया। अगर बाई चांस तुमने H2O लिक्विड टू सॉलिड कर दो या सॉलिड टू लिक्विड कर दो, ठीक है, या अच्छा ये इक्विलिब्रियम रहता है, ये सब हम बाद में भी और पढ़ेंगे, तो मैंने ऐसे हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। इसमें जो एनर्जी अभी मान लीजिए लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो एनर्जी विल बी रिलीज, और जब सॉलिड से लिक्विड आओगे तो एनर्जी विल बी गिवन। मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम रहने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लो। ये कॉपी हो जाए तो बताइए बेटा। एक डेफिनेशन लिख लो बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सो दैट तुम्हें फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखिएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द heat required, it is the heat required to convert one mole of liquid substance in liquid state into gas या वेपर at its boiling temperature। क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही प्रोसेस होगा, याद रखना। आप लगातार हीट सप्लाई करोगे, दैट हीट विल नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, दैट हीट विल बी यूज्ड अप इन फेज चेंज ओनली। यहीं पर आप लिख देना हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहां तुमने लिखना 1 मोल, उसको अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट हमेशा पर मोल आएगा। इसको हम लोग डेल्टा एच वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। डेल्टा एच वी, ये जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, ऐसा यूनिट दिया होगा, याद रखना। यहीं पर नीचे लिख दो
another term latent heat of vaporization. वैसे 19th में भी रहा होगा लोअर क्लासेस में latent heat of vaporization, बट फिर भी मान के चल रहा हूं तुम लोगों को कुछ नहीं आता, इसलिए मैं सब लिखा रहा हूं। latent heat of vaporization लिखिएगा इसमें, it is the heat required to convert unit mass of liquid into vapor at boiling temperature. यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू वेपर एट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। समझ पा रहे हो बेटा? इसको हम लोग एल एफ से रिप्रेजेंट, सॉरी एल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एल वी ऐसा करके लिखा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह से तुम लोग हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेटेंट ऑफ फ्यूजन को एल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वेपराइजेशन में हमें लिक्विड टू वेपर के बारे में बात करने को मिला, यहां पर सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, चल एक क्वेश्चन में देता हूं, उससे तुम्हें सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बोलू? लिखिएगा, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड to raise the temperature of 50 gram H2O liquid at 25 degrees Celsius to H2O gas at 200 degrees Celsius. Heat capacity values are given. Heat capacity लिक्विड वाटर का दिया हुआ है 4.18 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और वाटर वेपर का दिया हुआ है 1.84 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, एंड डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच भी दिया हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस 40.7 किलो जूल पर मोल। अब अच्छे से इन वैल्यूज को यूज करिए एंड गेट द आंसर।
डन। आंसर क्या है आप बताओ। चलो देखो डिस्कशन कर लेते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने हैं मुझे आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको 50 ग्राम H2O लिक्विड को कहां लेकर जाना है, 25 से 200 पे। अब उसमें हो क्या गया कि जब तुम्हारा H2O लिक्विड 25 डिग्री पर था, 25 पे था, तो H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
ठीक है, वॉट एवर एनर्जी यू हैव सप्लाइड, वॉट एवर एनर्जी यू हैव सप्लाइड, उसने उसका टेम्परेचर रेज कराया, ठीक है ना। जो भी आपने क्यू सप्लाई किया उसने आपका टेम्परेचर रेज करा दिया। अब तुम्हारा यहां पर जो हो रहा है वो फेज चेंज हो गया, ये फेज चेंज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी अभी भी दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, ध्यान से देखिएगा। और जब ये H2O गैस, H2O गैस ही रही लेकिन 100 से 200 हो गया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो Q1 इज इक्वल टू, बिकॉज हमारे पास यहाँ मास में यूनिट दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे MS डेल्टा T। यहां पर Q2 इज इक्वल टू विल नॉट, यहां पर हम लोग MS डेल्टा T फॉर्मूला नहीं लगा सकते, याद रखना बेटा। यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये आएगा, पर मोल मालूम है, राइट है। और हमारे पास कितने मोल्स दिए हैं, 50/18, तो ये हो जाएगा 50/18 इंटू 40.7। फिर यहां पर Q3 कर दो तो ये आ जाएगा फिर से MS डेल्टा T, इस बार डेल्टा T, अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस सब में अलग अलग है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेंगे बेटा 75, यहां टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेंगे 100 लेंगे। इट डज नॉट मैटर कि आप डिग्री सेल्सियस रख रहे हो या केल्विन रख रहे हो, वो डिफरेंस उतना ही रखने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट्स का भी ख्याल रखना बेटा, यूनिट्स का ख्याल रखना, बिकॉज ये किलो जूल में दिया हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट है या एक लॉ में बोल रहा हूं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, वैसे ना भी बताऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हेस लॉ बोलते हैं उसको। द लॉ सेज वेदर अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, whether a process takes place in one step or in several steps, the net जो एनर्जी चेंज है दैट इज गोइंग टू बी द सेम, यानी मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसको बस नाम दे दिया गया हेस लॉ, ठीक है। ये तो जब तुम ये सब ऐड कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, जैसे Q1 की वैल्यू मेरे पास लिखी है 15.675 किलो जूल, Q3 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू 9.2 किलो जूल लिखी है मेरे पास, Q2 की वैल्यू है 113.06 किलो जूल। इस तरह से टोटल एनर्जी नीडेड आता है 137.93। इसके आसपास अगर तुम्हारा आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लिख लो, घर पे ट्राई करना। हटा दे बेटा इसको। मेरे को यस ज्यादा जोर से सुनाई दिया। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आप जो है ये जो क्यू है ना, ये क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। जब आप बात करते हो कि वो यू नो सॉलिड से सॉलिड में है, लिक्विड से लिक्विड में है, क्योंकि हम सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं,
गैस वाला डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब सॉलिड से सॉलिड या लिक्विड से लिक्विड ही रहता है, तो उस केस में तुम्हारा जो वॉल्यूम चेंज होगा वो निग्लिजिबल होगा, तो हम फिर इसकी बात नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आई? इसकी बात करेंगे जब हम फेज चेंज करेंगे। मान लीजिए कि आपने फेज चेंज की बात करी, तो फेज चेंज की जब बात करेंगे तो वहां पर W इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस पी एक्सटर्नल। जैसे मान लीजिए कि आपने ये W किसके लिए डिफाइन करना चाहा, ये W मान लीजिए आपने डिफाइन करना चाहा लेट अस से कि आपने सॉलिड से लिक्विड की बात की, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये जो फेज चेंज होते हैं, ये तुम्हारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। आप इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए वाटर की बात कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप बात कर लोगे, किसी और लिक्विड की बात करना चाहोगे तो उसकी बात कर लोगे। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, ये मान लीजिए वर्क डन आपने निकाल लिया है। अब इसमें जैसे दूसरा मान लीजिए केस लेना है अपने को, तो हम लोग मान लीजिए लेते हैं लिक्विड से वेपर ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर भी W क्या लिख देंगे, माइनस पी एक्सटर्नल, V वेपर, माइनस V लिक्विड, राइट। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसका कैलकुलेशन करना है आप, इसको आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे बेटा, जीरो। तो सीधे सीधे ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, और ये वॉल्यूम वेपर का हो जाएगा, और वेपर को हम गैस मानकर चलते हैं, तो ये यहां पर फिर आप आइडियल गैस वाला केस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। सब्लिमेशन करना है, यानी सॉलिड से मान लीजिए कि आप गैस जा रहे हो, तो यहां पर भी जो वर्क डन होगा वो पी एक्सटर्नल, और यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ गैस या वेपर माइनस सॉलिड, और इसको भी हम लोग जीरो मान लेंगे। क्या बात समझ में, कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब तुमको मैंने क्या बोला अभी, ये सारे प्रोसेसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहे हैं, यानी कि आपको ये गलत फहमी हो सकती है कि यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जैसे यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होता है, याद रखना। जब हम गैस में डील कर रहे थे तब हम बोलते थे कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। इसमें फॉर्मूला ये एनसीवी डेल्टा टी, ये इस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देना बेटा, ये एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर जब आप लिक्विड से वेपर फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी, तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सब है, तो यहां पर ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा। और इसमें जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, हम लिखेंगे ड्यू टू, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा। तो हम लोग फिर निकालेंगे कैसे इसको, क्यू डेल्टा यू को। तो डेल्टा यू को निकालने का तरीका है फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू आपने सब जगह निकाल रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, Q आपका क्या होगा, तो बिकॉज ये फेज चेंजेस हैं, यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा एच वी हो गया। तो तुम्हारा जो Q है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिक्विड टू वेपर वाले की बात कर लेता हूं इसकी, तो मैं Q के बदले क्या लिख दूंगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ये जो W हमने यहां पर लिखा है ये, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको डेल्टा यू का वैल्यू आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर।
कहां पर कौन सा वॉल्यूम निग्लेक्ट करना है ये आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेना कितनी रिक्वायरमेंट है। कॉपी कर लिया बेटा, हटा दें? यस सर। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सोचो, अगर मोलर हीट कैपेसिटी तो में एक वाटर और आइस आपस में जो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब फेज ट्रांसफर हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, C इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो Q अपॉन N डेल्टा T। अगर डेल्टा T टेंड्स टू 0 है या डेल्टा T 0 है तो C टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, तुमने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड्स में आंसर तुम्हें पता चलेगा, जस्ट ऑप्शंस रीड करो। फेज चेंज हो रहा है यहां पर गैस टू गैस का केस नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा? हाँ, तो आंसर विल बी बी, राइट? हाँ, थर्ड वाले को देखो बेटा। एक मोल के लिए तुम्हें देखो दिया है, आप देखो यहां पर लिखा लेटेंट है ना, लेकिन यूनिट यूनिट डिसाइड करेगा क्या करना है तुम्हें, है ना। ये नहीं तुम झगड़ा करना कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने आपने तो यहां पर लेटेंट के लिए ग्राम बोला था, ऐसा नहीं चलता है। यूनिट देखो, आंसर बोलो। तो बताइए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 10 × 3। क्या समझ में आया बेटा? 30 कैसे लिख दिया मैंने? यस सर। और डब्ल्यू आप निकाल लो। डब्ल्यू क्या लिखो, फॉर्मूला लगा दो डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था बेटा? -P वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड को 0 कर दो तो ये बच जाएगा -PV वेपर। क्या तुम समझ पाए? यस सर। और इसके लिए गैस लॉ लगा दो तो ये हो जाएगा -nRT। पीवी इसको nRT कर दिया। क्या बात समझ में आई? यस सर। एन की वैल्यू तुम्हें मालूम है 3। आर की वैल्यू क्या रखोगे? बिकॉज हमको किलो कैलोरी चाहिए तो 2/1000 कर देना। और टेम्परेचर की वैल्यू 500 कर दो। इसको देखो, ये फटाफट आंसर आ जाएगा 500,000। 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा -3 किलो कैलोरी। -3 किलो कैलोरी। तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और क्या आंसर आएगा? 20
हो जाएगा बेटा? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A quantity of 1 gram of water on evaporation at atmospheric pressure forms 1671 centimeter cube of steam. वॉल्यूम दिया हुआ वेपर का, उसे कोई फर्क पड़ता है लिक्विड का क्या होगा? वो तो नेग्लेक्ट कर दोगे। सेम वे में आंसर निकलेगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो इसका आंसर है -40। इस केस में अच्छा यहाँ पर हाँ आंसर इसका मेरे पास जो 500 आएगा। 500 केल्विन मेरे पास कैलोरी दिया हुआ है, 500 कैलोरी। आप इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे बाद में। ये आप क्वेश्चन बाद में अभी ले लेना इसमें से। इसको देखो सामने, इसको देखिए बेटा। वैंडरवॉल वाला तो देखो अभी अभी तुमको कराया था, क्या आंसर बता पाओगे? क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर है। सिक्स का आंसर सी समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ। और मेरे ख्याल से बाकी भी आप कर लोगे वैसे तो। यस सर। हाँ, डेंसिटीज जहां जहां दी है ना, वॉल्यूम निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर। मेरे ख्याल से वो भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी आप ले लेना। और ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हारे लिए, ये भले ही सब्जेक्टिव है लेकिन ये भी आसान से क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस भी तुम आराम से कर पाओगे। देखो ये जो 8th क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास दिया हुआ है -10 जूल। ये -10 जूल, आप इसको अटेम्प्ट करना, ये भी आ जाएगा। 9th क्वेश्चन का आंसर मेरे पास दिया है 1440 कैलोरीज, 1440। डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू सेम आ रही है, हाँ? वो आप समझ जाओगे क्यों। 10th क्वेश्चन का मेरे पास आंसर दिया है 16.0125 किलो कैलोरी। तो ये आप बाद में अटेम्प्ट करना, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो अभी रेस्ट करो आप।